चलिए, गुड मॉर्निंग। एक नया ऑडियो शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5, फाइनेंसिंग डिसीजन। ये चैप्टर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि इस वाले चैप्टर में अपने को क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, तो थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये। और ये चैप्टर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ईजी है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट याद होना चाहिए। चलिए शुरुआत कर रहा हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर की। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब रिवाइज कर रहा हूँ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मैंने किन किन तरीक़ों से फाइनेंसिंग की है। मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी है, तो मतलब मैंने सिर्फ इक्विटी से फाइनेंसिंग की है। मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी भी है, डेट भी है, तो मतलब मैंने दो तरीके से फाइनेंसिंग की है, इक्विटी से भी, डेट से भी। मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी भी है, डेट भी है, प्रेफरेंस भी है, तो मतलब मैंने तीनों जगह से फाइनेंसिंग की है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है आपके कैपिटल में कहाँ कहाँ से आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, बस सिंपल मतलब ये होता है। तो देखिए अपने को इसमें क्या क्या कवर करना है। थियरीज कवर करनी है, एनआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एनओआई अप्रोच, एमएम अप्रोच, ट्रेड ऑफ थियरी, पैकिंग ऑर्डर थियरी। ये कुछ 5-6 थियरीज है अपने को कवर करनी है। फिर हम लोग डिज़ाइन करेंगे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें मेरा WACC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे मिनिमम रहे। फिर से सर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जब आपका WACC सबसे मिनिमम होता है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था वैल्यू ऑफ फर्म का। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है EBIT इंटू 1-T अपॉन WACC। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है EBIT इंटू 1-T अपॉन WACC। अब आप सोचो, अगर आपका डिनोमिनेटर ही सबसे कम है तो डेफिनेटली आपका वैल्यू ऑफ फर्म सबसे मैक्सिमम आएगा। और यही तो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। ये पूरे FM का ऑब्जेक्टिव है कि हमको अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज़ करनी है, हमको अपने कंपनी का कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा रखना है, मार्केट कैप सबसे ज़्यादा रखना है, मार्केट वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा रखना है। तो ध्यान रखें, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपका WACC सबसे मिनिमम रहे। WACC सबसे मिनिमम रहेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म सबसे मैक्सिमम रहेगा। अच्छा, जब भी हम सोर्सेज डिसाइड करते हैं कि हमें कैपिटल में कहाँ कहाँ से पैसा कंट्रीब्यूट करना है, हमें अपने कैपिटल में कहाँ कहाँ से पैसा कंट्रीब्यूट करना है, तो 3 फैक्टर्स होते हैं, कंट्रोल, रिस्क, कॉस्ट। 3 फैक्टर्स होते हैं सोर्सेज डिसाइड करने के लिए, कंट्रोल, रिस्क, कॉस्ट। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपका कंपनी में कंट्रोल इंटैक्ट रहे तो आप कोशिश करोगे कि आप इक्विटी इशू ना करो, मतलब कंपनी इक्विटी इशू ना करे। कंपनी चाहती है कि उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का स्टेक मेंटेन रहे, तो वो कोशिश करेगी कि वो इक्विटी इशू ना करे, क्योंकि इक्विटी इशू करने से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है। फिर रिस्क, तो ध्यान रखिए रिस्क कब आता है? जब हम डेट लेते हैं। फाइनेंशियल रिस्क आपने पढ़ा होगा, लिवरेज। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क फ्री चलना चाहते हो तो आप कोशिश करो आप डेट ना लो। और तीसरा कॉस्ट, आप अगर चाहते हो कि आपका कॉस्ट मिनिमम रहे तो आप कोशिश करो डेट लेने की, क्योंकि डेट में सबसे सस्ता कॉस्ट होती है। 3 चीज़ मैंने बोला, कंट्रोल, रिस्क, कॉस्ट। अगर आप कंट्रोल देख रहे हो तो इक्विटी अवॉइड करो, रिस्क देख रहे हो तो डेट अवॉइड करो, कॉस्ट देख रहे हो तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा डेट रखने की। तीनों ही अलग अलग एस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर आपका शुरू होता है थियरीज़। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेलेवेंस, इररेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या है कि सर अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर दोगे तो आपका WACC चेंज हो जाएगा, WACC चेंज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज हो जाएगा। इररेलेवेंस का मतलब क्या है कि सर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करो, ना WACC में कोई चेंज आएगा और ना वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज आएगा। तो रेलेवेंस में अपने को 3 थियरी पढ़नी है, NI अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, MM अप्रोच विद टैक्स। इररेलेवेंस पे 2 थ्योरी पढ़नी है, NOI अप्रोच और MM अप्रोच विदाउट टैक्स। इन 5 थियरीज़ में कुछ कॉमन एजम्पशंस हैं। पहला कि हमारे पास सिर्फ 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, डेट और इक्विटी, कोई तीसरा सोर्स नहीं है। दूसरा, हमें टैक्सेस कंसिडर नहीं करना है। तीसरा, हमें डिविडेंड पे आउट रेशो 100% लेके चलना है। अब आप सोचो, अगर डिविडेंड पे आउट 100% है तो आपका रिटेन अर्निंग क्या हुआ? 0। रिटेन अर्निंग 0 हुआ तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगी? 0। ग्रोथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, B/R। B का मतलब क्या होता है? रिटेंशन। तो जब रिटेंशन 0 है तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 0।
फर्म की फाइनेंसिंग कांस्टेंट रहेगी, बिजनेस रिस्क कांस्टेंट रहेगा और फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ। तो ये 5-6 एजम्पशंस हैं, आप बस ऐसे ही ओरली ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है। पहला थियरी शुरू करते हैं, एनआई अप्रोच। देखिए पहली बात, एनआई अप्रोच आपका डिस्कस्ड है रेलेवेंस थियरी में। सबसे पहली बात, एनआई अप्रोच आपका डिस्कस्ड है रेलेवेंस थियरी में। अब देखिए एनआई अप्रोच क्या बोलता है। एनआई अप्रोच ये बोलता है कि अगर आप डेट बढ़ाते हो, आप अपने कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ाते हो, ठीक है। देखो आपको टोटल फाइनेंसिंग तो सेम रखनी है, टोटल फाइनेंसिंग टोटल कैपिटल सेम रखना है। मतलब आप डेट बढ़ा रहे हो तो आपको उतने अमाउंट से इक्विटी भी गिराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि डेट बढ़ा रहे हो तो कैपिटल बढ़ रहा है, नहीं, कैपिटल उतना ही है, बस आप डेट बढ़ा रहे हो और इधर से इक्विटी गिर रही है, ठीक है। तो डेट बढ़ाने से क्या होगा, आपका WACC गिरेगा। WACC गिरेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगा। उल्टा केस, अगर आप अपने कैपिटल में डेट को बढ़ा रहे हो, सॉरी डेट को कम कर रहे हो, इक्विटी बढ़ा रहे हो, तो उल्टा इम्पैक्ट होगा, WACC बढ़ जाएगा, वाइसे वर्सा आपका वैल्यू ऑफ फर्म गिर जाएगी। तो बस एनआई अप्रोच इतना ही बोलता है। और इनका 2 एजम्पशन है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट हमारा कांस्टेंट रहेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहेगा, जो कि गलत एजम्पशन है। मैंने आपको समझाया था क्लास में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर आप डेट को बढ़ाते ही जा रहे हो तो उससे क्या होगा, इक्विटी वाले ज़्यादा रिस्क परसीव करेंगे, तो वो ज़्यादा मांगेंगे, ठीक है। और इवन जो एक्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स वाले हैं वो भी ज़्यादा मांगेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक बोगस एजम्पशन है कि हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। फिर से मैंने शुरू किया एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच आपका कवर्ड है रेलेवेंस में। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है कि सर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो WACC में चेंज आएगा, WACC में चेंज आएगा तो वैल्यू ऑफ फर्म में भी चेंज आएगा। एनआई अप्रोच ये बोलता है कि सर आप डेट बढ़ाइए, मतलब आपका कैपिटल इंटैक्ट रहेगा, आप डेट बढ़ाइए, उधर से इक्विटी गिरा दीजिए। आप डेट बढ़ाओगे, आपका WACC कम हो जाएगा, क्योंकि डेट की कॉस्ट सबसे कम होती है। WACC कम हो जाएगा तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगा। उल्टा केस, अगर आप डेट कम करते हो, इक्विटी बढ़ाते हो, तो दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका WACC उल्टा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा और वैल्यू ऑफ फर्म गिर जाएगा। 2 बोगस एजम्पशन है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है, मैंने आपको समझाया था क्लास में। अच्छा, इन्होंने वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला दे रखा है S+D। देखिए एक फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फर्म का क्या होता है, EBIT × 1 - T अपॉन WACC। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, S+D। S का मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी, D का मतलब वैल्यू ऑफ डेट। तो वैल्यू ऑफ फर्म के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है S+D, S का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी और D का मतलब वैल्यू ऑफ डेट। दूसरा फॉर्मूला होता है EBIT × 1 - T अपॉन WACC। अब एक फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, पैट अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, पैट अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन आपका शुरू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच। ध्यान रखिए आपका ट्रेडिशनल अप्रोच भी रेलेवेंस में कवर्ड होता है। आपका ट्रेडिशनल अप्रोच भी रेलेवेंस में कवर्ड होता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे भी हम लोग यही समझेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से WACC में चेंज आता है, WACC में चेंज आता है तो वैल्यू ऑफ फर्म में भी चेंज आएगा। बट जैसे मैंने आपको समझाया था अभी इसके प्रीवियस वाले थ्योरी में कि वहाँ पे 2 बोगस एजम्पशन थे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहेगा, और वही बोगस एजम्पशन यहाँ पे सही हो गया। तो ट्रेडिशनल अप्रोच पुराने वाले अप्रोच को सही करता है। कैसे, देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलता है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, अगर आप डेट बढ़ाते हो, कुछ लेवल तक बढ़ाते हो, तो ना इक्विटी में चेंज आएगा ना डेट में चेंज आएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच हमको ये बोलता है कि अगर आप कुछ लेवल तक डेट बढ़ाते हो, ठीक है, कुछ लेवल तक डेट बढ़ाते हो, तो ना कॉस्ट ऑफ डेट में कोई चेंज आएगा ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कॉस्ट इंटैक्ट रहेगी। लेकिन अगर एक लेवल के बियॉन्ड आप डेट मार्केट से ले लेते हो, एक लेवल के बियॉन्ड, तो इक्विटी वाले भी रिस्क परसीव करेंगे, ठीक है, तो मतलब उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, और डेट वाले भी ज़्यादा रिस्क परसीव करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ जाएगी, तो निगेटिव इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा एक लेवल तक दोनों कॉस्ट इंटैक्ट रहती है, ठीक है। तो आप डेट बढ़ाओगे एक लेवल तक तो WACC गिरेगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। लेकिन एक लेवल को अगर आप क्रॉस कर देते हो तो रिवर्स ट्रेंड शुरू हो जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ जाएगा, मतलब WACC
बढ़ जाएगा, WACC बढ़ जाएगा तो वैल्यू ऑफ फर्म गिर जाएगी। मैंने शुरू किया ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच आपका कवर्ड है रेलेवेंस में। ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलता है कि अगर आप कुछ लेवल तक लेवरेज बढ़ाते हो या डेट बढ़ाते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब आपका WACC पहले गिरेगा, WACC गिरने से वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगा। लेकिन आप अगर एक लेवल को क्रॉस कर देते हो तो रिवर्स ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मतलब एक लेवल को आप क्रॉस कर देते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ जाएगा। अगर दोनों ही बढ़ जाएगा तो आप सोचो आपका WACC भी बढ़ जाएगा, और WACC बढ़ जाएगा तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। उसके बाद 2-3 इलस्ट्रेशंस हैं आपके बुक में। फिर थर्ड शुरू करते हैं NOI अप्रोच। NOI अप्रोच। ध्यान रखिए आपका NOI अप्रोच इररिलेवेंस थ्योरी में कवर्ड है। ध्यान रखिए आपका NOI अप्रोच इररिलेवेंस थ्योरी में कवर्ड है। और इररिलेवेंस थ्योरी का क्या मतलब है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज कर दो, वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, ना WACC में कोई चेंज आएगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि से सपोज आप अगर डेट बढ़ाते हो तो WACC गिर जाएगा। आप अगर डेट बढ़ाते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैपिटल इंटैक्ट रहेगा, प्लीज़ कैपिटल इंटैक्ट रहेगा। आप डेट बढ़ाते हो मतलब आप इक्विटी कम कर रहे हो, डेट बढ़ा रहे हो तो WACC कम हो जाएगा। लेकिन ये वाली थ्योरी ये बोलती है कि WACC तो कम हो जाएगा, लेकिन डेट बढ़ाने से इक्विटी वाले ज़्यादा रिस्क परसीव करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा तो जो आपका WACC इनिशियली गिर गया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने से WACC वापस से ऑफसेट हो जाएगा, मतलब वापस से नॉर्मल पे आ जाएगा। तो एज सच WACC में कोई चेंज नहीं आया। फिर से NOI अप्रोच आपका कवर्ड है इररिलेवेंस थ्योरी में। ये बोलता है कि अगर आप डेट को बढ़ाते हो तो WACC गिरेगा, लेकिन ये भी बोलता है कि डेट को बढ़ाने से इक्विटी वाले ज़्यादा रिस्क परसीव करेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्ट डिमांड करेंगे। तो जैसे उन्होंने कॉस्ट ज़्यादा डिमांड की, आपका WACC इनिशियली गिरा, वो वापस से बाउंस बैक कर देगा अपने नॉर्मल पोजीशन पे। तो पहले गिरा फिर वापस बढ़ा तो कोई चेंज नहीं आया WACC में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए WACC कांस्टेंट रहेगा और कॉस्ट ऑफ डेट भी कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा, ठीक है,